हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार कसाना आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोलॉजी इंटर क्लास के अध्याय जीवों में जन्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवधि क्या है। अवधि, टाइम स्पेन। अवधि तो अवधि को हम इस प्रकार समझेंगे, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को अवधि कहते हैं। आई थिंक, मैं जानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को अवधि कहते हैं। जैसे मान लो जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को अवधि कहते हैं। अवधि कहते हैं। यानी उदाहरण जैसे एक सामान्यतः मनुष्य, जैसे मेरा उदाहरण देते हैं। जैसे मेरा जन्म 2000 में हुआ है और मेरी प्राकृतिक मृत्यु 2050 में हो जाती है, तो मेरी अवधि क्या कहलाएगी? 50 साल अवधि हो गई। इसके बाद हम आप पढ़ेंगे जनन क्या है। जनन किसे कहते हैं? जन्म अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। जनन यानी वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए जीव जो क्रिया करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन प्रत्येक जीवधारी की वंश वृद्धि के लिए जनन आवश्यक होता है, और जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूं सब लोग अपने नोट्स बनाएं, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें। जैसे जो भी बातें जो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, उनको भी नोट्स करते जाएं, और अपने नोट्स लाइफ में तुम्हारे काम आएंगे। जो कंपटीशन तक के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इंटर क्लास की बायोलॉजी आती है। तो जन्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा अलैंगिक जन्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है तुम्हारा लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं? अलैंगिक जन्म को समझेंगे। यानी जिस जनन में केवल एक ही जीव की, यानी केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। यानी अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव अपन जैसी, अपने समान दो संतान है, या ये दो संतान अधिक संतान है बना लेता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जन्म। यानी जो अलैंगिक जन्म जो होता है उसमें सेम, यानी जो जनक होता है, जनक जैसी संतान उत्पन्न होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। यानी जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो सेम टू सेम अपने जनक के समान होते हैं, उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जिसमें एक ही जीव की आवश्यकता हो जन्म के लिए, उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे अलैंगिक जनन की
कई विधियां हैं, लगभग 5 विधियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताएं लैंगिक जनन क्या होता है, जब दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, यानी लैंगिक जनन में दो विपरीत लक्षण वाले जो यानी विपरीत जनक जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिनके आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं। यानी जो संतान जो होती है वो जनक से काफी भिन्नता रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि मान लो एक जीव है कोई, उसका डीएनए अलग है, और दूसरा जीव जैसे मादा है उसका डीएनए अलग, दोनों के डीएनए अलग हैं, दोनों के डीएनए नर और मादा के अलग अलग है। इस प्रकार नर जो डीएनए वो नर युग्मक बनाएगा और मादा का मादा युग्मक बनाएगा। इस प्रकार से दोनों मिलकर युग्मज बनाते हैं, जिसे हम जायगोट कहते हैं, और जायगोट से नया जीव बनता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे जो डीएनए था नर का वो अपनी सूचनाओं को अलग लेके जा रहा है, और जो मादा का डीएनए था वो अपनी सूचनाओं को अलग लेके जा रहा है। तो दोनों की जो संतान है, जो युग्मज बनते हैं, जायगोट जो बनता है वो दोनों का अलग होगा, क्योंकि उसमें मादा के लक्षण गए हैं और नर के लक्षण गए हैं, दोनों के लक्षण गए हैं। तो इसलिए जो जीव नया बनेगा उस जीव में जो जनक होंगे उनसे अलग भिन्नताएं होंगी। इस प्रकार अलैंगिक जनन में देखेंगे, जैसे मान लो कोई एक जीव है, अलैंगिक जनन में कोई एक जीव है, उसका डीएनए जो है जो दो पार्टों में विभाजित हो जाता है और सेम टू सेम जनक जैसी संतान उत्पन्न करता है। सेम टू सेम होंगी, जैसा जनक होगा वैसे ही होंगी, कोई इसमें विपरीत भिन्नता नहीं होगी। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं होती हैं। तो एक पॉइंट नोट करेंगे कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं और अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं होती है, सेम टू सेम होते हैं, क्लोन होते हैं, जैसे होते हैं, जैसा जनक होगा वैसे ही वैसे ही होंगे। तो इस प्रकार आप समझ होंगे अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। इसके बाद में हम अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, इन विधियों को नोट करें आप, बहुत इंपोर्टेंट ये विधियां आ जाती हैं। जो कंपटीशन के लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इनमें से विधियों में तो आता है। सबसे ज्यादा आता है एग्जाम्पल, उदाहरण को आप लोग समझेंगे। तो अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 विधियां हैं। उसमें से पहली विधि है दो विभाजन। पहली विधि है दो विभाजन, यानी दो विभाजन में कोई भी जीव पहले अपने आप को दो खंडों में विभाजित करता है, उसका डीएनए धीरे धीरे दो खंडों में विभाजित होता है और दोनों ही खंडों से अलग तरह की संतान बन जाती है, अलग संतान बन जाती है। जैसे इस तरह से समझेंगे, एक ही जीव दो भागों में विभाजित होकर संतान उत्पन्न करता है। इसके उदाहरण हैं जुगलीना, अमीबा,
और जो प्रोटोजोआ संघ के जो सभी प्राणी होते हैं वो सब इसी विभाजन में आते हैं, 2 विभाजन में आते हैं सभी प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ तो इसे समझेंगे हम। जैसे मान लो कोई भी जीव लेते हैं, अमीबा है। अमीबा जो होता है, अमीबा धीरे धीरे अपने आप को सिकुड़न पैदा करता है, जो यानी जो उसमें डीएनए होता है, उसमें सिकुड़न इस तरह से डीएनए होता है, उसमें सिकुड़न सबसे पहले सिकुड़न होती है, इस तरह से सिकुड़न होगी, बीच में सिकुड़न होती है उसमें, और उसका जो डीएनए होता है वो 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है। 2 पार्टों में विभाजित होने के बाद में देखेंगे इस तरह से इसके 2 पार्ट बन गए, यहाँ पे अलग डीएनए हो गया और यहाँ पे अलग डीएनए हो गया, यानी एक ही डीएनए 2 भागों में विभाजित हो गया है। अब दोनों भाग अलग अलग तरह से देखो, ये नया एक जीव बन गया और ये तुम्हारा दूसरा एक नया जीव बन गया, यानी ये पूर्णतः एक अमीबा बन गया है। ये पूरी एक व्यस्क होकर जो अमीबा क्रिया करता है स्वयं ऐसी ये क्रिया करेगा और स्वयं ऐसी ये क्रिया, दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। जैसे पैतृक जनक जो होता है उसके समान दोनों के लक्षण होते हैं, तो इसे कहते हैं 2 विभाजन। यानी द्वारा समझेंगे एक ही जीव 2 भागों में विभाजित होकर संतान उत्पन्न करता है। उदाहरण होते हैं यूग्लिना, अमीबा और सभी प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ संघ के सभी जो जंतु हैं वो सभी इसमें आते हैं 2 विभाजन में। उदाहरण मैंने समझा दिया तुम्हें कि एक ही जीव है, उस जीव में सिकुड़न पैदा होती है। मान लेते हैं अमीबा है, इसमें सिकुड़न होती है पहले, बीच में सिकुड़न होने के बाद में ये जीव का जो डीएनए होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक भाग में इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। उसके बाद में दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं, परिपक्व होकर अलग अलग हो गए और एक नया जीव ये बन गया तुम्हारा, एक ये बन गया, यानी इसे कहेंगे हम 2 विभाजन। तो पहली विधि तुम्हारी हो गई 2 विभाजन, बीजाणुजनन, यानी अलग जनन की दूसरी विधि है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन इसको रेलेशन अंग्रेजी कहते हैं स्पोरुलेशन, बीजाणुजनन। यानी बीजाणुजनन में आप समझ रहे होंगे, यानी जो जीव होता है, जीव बीजाणु उत्पन्न करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है, ये बीजाणु हवा, पानी किसी माध्यम से, पानी या हवा या किसी अन्य जीव के माध्यम से नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण है इसका पेनिसिलियम, उदाहरण एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम। ये कवक होता है, पेनिसिलियम कवक है ये, यानी इस तरह से समझेंगे। यानी पेनिसिलियम का जो होता है वो बीजाणु को अपने आप पर बीजाणु उत्पन्न करता है। पहले इस तरह से बीजाणु होंगे, बीजाणु उत्पन्न हो गए और ये बीजाणु हवा, पानी या किसी अन्य जंतु के द्वारा ये टूटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मान लो यहाँ पर आ गए, इस तरह से दूसरे स्थान पर आ गए और इसी से एक नया पेनिसिलियम बन जाता है, नया पेनिसिलियम बन जाता है। तो इस प्रकार से बीजाणुजनन होता है। एक बात समझेंगे, यानी जीव बीजाणु उत्पन्न करता है और ये जो बीजाणु होते हैं जो हवा, पानी किसी माध्यम के द्वारा अन्य जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने आप को नया जीव बना लेते हैं। इस तरह से पेनिसिलियम दूसरा तुम्हारी विधि हो गई और तीसरी विधि होती है तुम्हारी मुकुलन। अलग जनन की तीसरी विधि है मुकुलन, बडिंग।
मुकुलन क्या है? मुकुलन अंग्रेजी में कहते हैं बर्डन, BUDDING, बर्डन, BUDDING, बर्डन, मुकुलन। यानी जो मुकुलन होता है वो, उसका उदाहरण देंगे सबसे पहले। उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट, तो इसे समझे मुकुलन। यानी किसी भी कोई भी जीव है, कोई जीव के यानी किसी जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं, और ये उभार एक नए जीव का जन्म कर देते हैं। जैसे समझेंगे हम, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, कुछ समय बाद जैसे ही ये परिपक्व हो जाता है तो इसमें से एक बड यहाँ पे इस तरह से उत्पन्न हो जाता है, इस तरह से एक बड उत्पन्न हो जाएगा और ये उभार जैसा धीरे धीरे ये बढ़ेगा, इस तरह से ये बढ़ेगा। बढ़ने के बाद में ये मैच्योर हो जाएगा बिल्कुल। तो मैच्योर होने के बाद में ये एक अलग जीव उत्पन्न कर लेता है, इस तरह से एक अलग जीव उत्पन्न हो जाएगा, अलग जीव हो जाएगा। यानी द्वारा समझेंगे मुकुलन क्या है? किसी जीव के शरीर पे एक उभार उत्पन्न हो जाता है और वो उभार एक नए जीव को जन्म दे देता है। इस तरह से ये उदाहरण होता है इसका हाइड्रा और ईस्ट। जैसे उभार उत्पन्न हो गया, द्वारा समझेंगे, उभार है जो उभार इसके बाद में धीरे धीरे और बढ़ता है, तो परिपक्व अवस्था बन जाता है। परिपक्व में ये क्या होता है, तुम्हारा एक नया जीव बन जाता है, उस जो जनक होता है उससे अलग हो जाता है, उससे अलग हो जाएगा, नए जीव का विकास कर लेगा। इसके बाद में तुम्हारी लास्ट विधि है खंडी भवन। खंडी यानी चौथी विधि है अलिंग जन्म की, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। यानी खंडी भवन में जो जीव होता है उसके खंडों से नया जीव बन जाता है। यानी खंडों से, खंडी भवन ध्यान रखें, खंडी भवन यानी खंडों से नया जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी खंडी भवन में खंडों से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इसके उदाहरण होते हैं स्पायरोगारा, यूरोथ्रेक्स, इसके उदाहरण है। जैसे समझेंगे और इससे स्पायरोगारा, इससे मान लो ये स्पायरोगारा है, स्पायरोगारा। धीरे धीरे क्या होंगे इसके ये जो तुम्हारे खंड है, ये खंड अलग अलग पार्टों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो ये पहला खंड ये टूट गया है, अलग हो गया है, ये दूसरा खंड ये अलग हो गया है, और तीसरा खंड ये टूटकर अलग हो गया है। इन्हीं खंडों से एक नया जीव बन जाता है। इस तरह से यही जीव परिपक्व होकर एक नया जीव बन जाएगा, यानी नया स्पायरोगारा या यूरोथ्रेक्स हो जाता है। इस तरह से एक नया जीव बन जाता है। यानी जो स्पायरोगारा है वो खंडों में टूट जाता है। इस तरह से खंड है, देखो अलग अलग खंड हो गए हैं, अलग अलग टूट गया है। इस प्रकार से जो टूटा हुआ भाग है ये अलग इस तरह से बना लेगा, ये जो भाग है वो अलग बना लेगा, और जो तुम्हारा जो लास्ट वाला भाग है ये अलग बना लेगा। यानी कई खंडों से अलग अलग जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम खंडी भवन। यानी जो खंडों से नया जीव उत्पन्न करते हैं, यानी जो खंडों में टूटकर नया जीव उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं खंडी भवन। अब लास्ट हमारे रह गए 5 भवन। ये बहुत इंपोर्टेंट है। कई एग्जाम हुए 2004 नीट एग्जाम हुआ, उसमें इसमें से प्रश्न पूछा गया है, उदाहरण पूछा गया है। तो समझेंगे पुनरुद्ध भवन क्या है। पुनरुद्ध भवन की 5वीं विधि है पुनरुद्ध भवन,
रीजनरेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इसे रीजनरेशन। यानी समझेंगे इसे, यानी जो जीव होता है उस जीव के कोई भी कटा हुआ भाग है, यानी जीव के कटे हुए भागों से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ जो कोई भी जीव है जिसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है, उसके कोई भी शरीर का अंग कट जाए, उस कटे हुए भाग से ही नया जीव बन जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, सबसे मेन उदाहरण है इसका प्लिनेरिया। ये सबसे मेन उदाहरण है, सबसे इंपोर्टेंट उदाहरण है। ये पूछा गया था नीट 2014 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि पुनरुत्थ भवन की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या है? प्लिनेरिया। प्लिनेरिया सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये तो इसके उदाहरण यीस्ट, अमीबा और स्पंज भी होते हैं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट तुम्हारा प्लिनेरिया। ध्यान रखेंगे, उदाहरणों में से बहुत पूछा जाता है। जितने भी उदाहरणों को ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, उसमें ध्यान से समझेंगे। तो दोबारा समझेंगे हम, जीव के कटे हुए भागों से नया जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी नया जो जीव उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं पुनरुत्थ भवन। ये तुमने देखी होगी, हमारे घरों में पाई जाती है छिपकली। उस छिपकली की पूंछ तुमने देखी होगी, अगर कट जाए या टूट जाए तो एक नई पूंछ आ जाती है। देखा है आपने? नई पूंछ आ रही है तो किस कारण आ रही है? क्योंकि उसमें क्या है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता है। उसमें जो पूंछ होती है छिपकली, उसमें पुनरुत्थ भवन की होती है। बाकी जो शरीर होता है छिपकली का, उसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता नहीं होती है। जैसे आप बीच में से काट दें तो नई छिपकली नहीं बनेगी, केवल किस में होती है? पूंछ में होती है। इस प्रकार से ऐसे ही तुम्हारा जो प्लिनेरिया होता है, ईस्ट जो होता है, अमीबा जो होता है, स्पंज जो होता है, उसमें ये क्षमता पाई जाती है। उदाहरण से और समझेंगे हम। जैसे मान लो ये प्लिनेरिया है, इस तरह से ये प्लिनेरिया है। अगर हम इस प्लिनेरिया के मान लो 75 या 80 कितने भी टुकड़े करते हैं तो उन 80 टुकड़ों से 80 नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो इसके टुकड़े कर दिए तो ये टुकड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। मान लो 3 कर लेते हैं हम, ये टुकड़े अलग हो गए, तो जो तीनों टुकड़े हैं जो, इनसे नया जीव बन जाएगा, नया प्लिनेरिया बन जाएगा। ये अलग इस तरह से बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा इस तरह से, और ये जो हिस्सा है इससे एक नया इस तरह से अलग बन जाएगा। यानी एक नया जीव बन गया है, नया प्लिनेरिया बन गया है। यानी जितने खंड करते हैं उतने ही नए जीव बन जाते हैं, नए प्लिनेरिया बन जाते हैं। इसके बाद में मैंने तुम्हें बता दिया आज अलैंगिक जनन की 5 विधियां। लैंगिक जनन क्या है, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट इससे जो पार्ट है वो समझा जाएगा। इसलिए हाई स्कूल इंटर दोनों क्लासों के बच्चे इस वीडियो का ज्यादा से लाभ उठाएं। और वीडियो समाप्त करते समय में आपसे 2-3 क्वेश्चन करना चाहता हूं। इसे आप कमेंट में बताएंगे, जो कमेंट करेंगे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक, उसमें आप कमेंट करेंगे और बताएंगे आंसर क्या है इसका। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें, यानी कौन सी लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं? यानी ऐसी विधि का नाम बताइए जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, देखो तुम्हारे, जिससे आप कमेंट में इनके आंसर देने। मैंने तुम्हें समझाया, आई थिंक मैं मानता हूँ काफी समझ में आ गया होगा। जो मैं पढ़ाया उन्हीं में से ये 3 प्रश्न आपको दिए हैं मैंने। इन 3 प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न तुम्हारा, कौन से जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं? दूसरा प्रश्न है तुम्हारा, पुनरुत्थ भवन की सबसे ज्यादा क्षमता किस जीव में होती है? ये मैंने तो अभी बताया था कि जो नीट जो 2014 का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था ये सेम प्रश्न। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है तुम्हारा, मुकुलन बडिंग का कोई एक उदाहरण बताएं। और अंतिम समय में मैं आपको बताता हूं कि अगला जो पार्ट आएगा उस अगले पार्ट आने से पहले आप लोगों को जो मैंने आज स्टडी मटेरियल जो बताया उसे ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे तुम्हें आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।